अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने चैनल HR फॉर यू में नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और वीडियो को शेयर कर देंगे। ये बातें मैं पहले इसलिए कह देता हूँ कि आप लोग पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं और हमसे जुड़ना भूल जाते हैं, ठीक है। तो हमें आपसे जुड़ना अच्छा लगता है, आप जितने बच्चे देखते हैं हमसे जुड़ जाएं, ठीक है। तो आज हम लेकर के आप लोगों के लिए क्लास 10th का उर्दू। अब उर्दू लगातार चलेगा, मैथिली खत्म होने वाला है, हिंदी भी खत्म, अब उर्दू कंटिन्यू चलेगा। तो आज उर्दू में हम लेकर के आए आपका चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है आर्यभट्ट और तरेगना। क्या नाम है? आर्यभट्ट और तरेगना, जिसके मुसन्निफ है माखूज। माखूज का क्या मतलब होता है कि जिसका कोई मुसन्निफ, जिसको किसी ने लिखा न हो, ठीक है। तो हम उसको यहाँ हम थोड़ा पढ़ते हैं, आपको पूरा बोर्ड पर मैंने लिख दिया है पूरा का पूरा। तो आर्यभट्ट और तरेगना के मुसन्निफ जो है वो माखूज है, आपको पूरा का पूरा हम पढ़ाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा, अगर आप पूरा का पूरा चैप्टर को देख लेते हैं तो आपका जो है ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर हो जाएगा। और इसमें बताया गया है ज़मीनी सतह के बारे में, हम जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं कैसे गुजारनी चाहिए, कैसे रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, तो सारी चीज़ों को बताया गया है। देखिए, आर्यभट्ट जो थे ना वो एक बहुत बड़े साइंसदान थे जिसने ज़ीरो की खोज की थी, है ना। और ज़ीरो की खोज करने के बाद ही दुनिया को गिनती आया था, ठीक है। 1 2 3 जो गिनते हैं, तो सबसे पहले ज़ीरो की खोज की, तब दुनिया को गिनती शुरू किया। आर्यभट्ट हिंदुस्तान के अहद कदीम, कदीम माने पुराना होता है, तारीख में गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहते थे। गुप्त दौर को कैसा दौर? सुनहरा दौर, अच्छा दौर था। और इस दौर के हुक्मरान जो थे, जो भी हुकूमत करने वाले थे, वो दोस्त परस्त और इंसाफ पसंद थे, दोस्ती करते थे और इंसाफ को इंसाफ की तरीके से करते थे। इस दौर में बड़े बड़े साइंसदान आए, आर्यभट्ट जैसे अजीम साइंसदान का ताल्लुक इसी दौर से है। ये 15वीं शताब्दी का, यानी आज से 1500 साल आर्यभट्ट जो थे, उस साइंसदान जो थे वो उसी समय के साइंसदान है। और ये अपने वक्त के अजीम माहिर इल्मे नजूम। अच्छा, इल्मे नजूम का क्या मतलब होता है? जो नजूम की बातें रखता हो, इल्मे रियाजी और इल्मुल जबर का मशहूर माहिर इल्म रियाजी। और पाइथागोरस जो हमारे हिंदुस्तान में आए थे, पाइथागोरस को आप लोग जानते होंगे, मैथ 10th के बच्चे मैथ पढ़े होंगे, पाइथागोरस परी में। तो पाइथागोरस की रहनुमाई भी आर्यभट्ट ने ही की थी, ठीक है। तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं आर्यभट्ट के बारे में, फिर हम आपको आगे बढ़ाएंगे। चांद ग्रहण कैसे लगता है, सूरज ग्रहण कैसे लगता है, और दुनिया का सबसे बड़ा ग्रहण कब लगा, कहाँ लगा। बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है। अगर आप यहाँ तक हैं तो बस 15 मिनट तक हमारे साथ चलें, बहुत मज़ा आएगा, आपको समझने को मिलेगा, ठीक है। देखिए, आर्यभट्ट की पैदाइश पटना के मगरिब के खगोल में हुई। कहाँ हुई आर्यभट्ट की पैदाइश? पटना, है ना, मगरिब के खगोल में। मगरिब के माने होता है पश्चिम, ठीक है। 476 ईस्वी में हुई। कब हुई आर्यभट्ट की पैदाइश? 476 में। और ये 88 साल की उम्र तक जिंदा रहे, पूरी जिंदगी में पूरा का पूरा 88 साल तक ये जिए, ठीक है। और वफात 544 ईस्वी में। आर्यभट्ट की पैदाइश 476 में और इनकी वफात जो हो गई वो 554 में। 554 ही है, थोड़ा सा मैं एक बार लिखने में दिक्कत हो जाता है, हाँ 64 है, सॉरी, इसलिए मैंने देख लिया। 476 से 564 है, इसलिए मैंने कहा देख लेता हूँ, लिखने में हो जाता है दिक्कत। 564 तक, ठीक है। ये 476 564 आपको डेट याद रखना है। ये जो थे ना, पटना के शहर से 30 मीटर जुनूब में, पटना शहर से कितना मीटर? 30 मीटर जुनूब, जुनूब के माने दक्षिण होता है। मसूरी के नज़दीक तरेगना में अपने तहकीकी काम का तजुर्बागाह कायम किया। ये जो थे एक बहुत बड़े साइंसदान थे और ये अपनी ज़िंदगी में क्या किया? मसूरी, ये देखिए पटना से 30 मीटर की दूरी पर, 30 किलोमीटर, है ना, शहर से 30 किलोमीटर के जुनूब में मसूरी एक जगह पड़ता है। और मसूरी के नज़दीक तरेगना में, तरेगना है, तरेगना में अपने तहकीक यानी रिसर्च, तहकीक यानी रिसर्च कामों का तजुर्बागाह यानी रिसर्च सेंटर बनाया, ठीक है, कायम किया। और तरेगना में बैठकर, और फिर वहीं तरेगना का माने क्या होता है? देखिए, तरेगना हिंदी का शब्द है, तरेगना का मतलब होता है तारों को गिनना होता है, ठीक है। बैठकर मशहूर किताब आर्य सिद्धांत और अंतर लिखे, यानी वही तरेगना में बैठ करके आर्यभट्ट ने क्या किया? एक मशहूर किताब जो कि आर्यभट्ट के आर्य सिद्धांत नाम से था, उसको औरेंतर जो है किताब वो लिखा। आर्यभट्ट ने कहाँ लिखा? तो तरेगना में ही बैठ करके लिखे। फिर कह रहा है पटना गया रेलवे लाइन में मसूरी स्टेशन का नाम तरेगना रखा गया, यानी पटना में गया रेलवे लाइन के में जो मसूरी स्टेशन है उसका नाम तरेगना रखा गया। तरेगना पश्चिम में सोन नदी और पूर्व में
पुनपुन नदी के बीच है। अब तरेगना है कहाँ, तो आपको समझाने के लिए यहाँ बताया गया है कि तरेगना पश्चिम में सोन नदी बिहार में ही आता है, और पूरब में ये जो पुनपुन नदी है, दोनों के सोन नदी और पुनपुन नदी के सेंटर में बीच में आता है। ये आपको समझाने के लिए मसूरी में, ठीक है। आर्यभट्ट ने 60 फीट समझते हो, 60 फीट ऊंचा एक टीला बनाया। टीला किसे कहते हैं? एक ऊंची इमारत बैठने का 60 फीट का बनाया, जिस पर बैठकर वह रात भर तारों और सैयारों यानी जो भी सैयारा सैर करने के बारे में तहकीक करते थे। यानी आर्यभट्ट ने कितने फीट ऊंचे टीले पर, तो 60 फीट ऊंचे टीले पर बैठ करके, और वहां पर बैठ करके रात भर तारे और सैयारों के बारे में जो वहां से जानकारी लिया करते थे, रिसर्च करते थे। और इसीलिए उनको जो था, और तरेगना का जगह इसलिए उन्होंने चुना था कि वहां मौसम हमेशा साफ सुथरा रहा करता था, बादल नहीं लगता था, मौसम साफ होता तो देखने में बहुत इजी और आसान होता था ऊपरी सतह को सर्च करने में। तो ये आर्यभट्ट के बारे में था। इसको आप सटक से जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम आपको बताते हैं कि चांद ग्रहण सूरज ग्रहण लगता कैसे है और चांद ग्रहण सूरज ग्रहण होता क्या। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लें आप। चलिए तो अब हम जानते हैं कि ग्रहण कैसे लगता है, चांद ग्रहण सूरज ग्रहण दोनों में क्या अंतर है, ग्रहण लगने की खास वजह क्या होती है। तो हम आपको बताते, देखिए ग्रहण को हम इंग्लिश में इक्लिप्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? इक्लिप्स कहते हैं। ग्रहण दो तरीके का होता है, सूरज ग्रहण होता है और चांद ग्रहण होता है, ठीक है। सूरज ग्रहण को हम सोलर इक्लिप्स कहते हैं, चांद ग्रहण को हम लूनर इक्लिप्स कहते हैं। सूरज ग्रहण दो तरीके का होता है, जज़वी सूरज ग्रहण और मुकम्मल सूरज ग्रहण। जज़वी का अर्थ होता है थोड़ा, मुकम्मल सूरज ग्रहण का अर्थ होता है पूरा सूरज ग्रहण। तो अभी हम आपको सूरज ग्रहण के बारे में बताने वाले हैं कि सूरज ग्रहण होता क्या है, सूरज लगता कैसे। देखिए ये सन हो गया, ये मून हो गया और ये अर्थ हो गया, ठीक है। तो हमारी पृथ्वी जो है सूरज का चक्कर काटती है। किसका? ये पृथ्वी का अक्ष है, धुरा है। पृथ्वी अपने आप में भी घूमती है और पूरा का पूरा सूरज का चक्कर भी लगाती रहती है। ध्यान से समझिएगा, इसमें थोड़ा सा का हेर फेर होगा तो आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। देखिए ये पृथ्वी है, आपका अर्थ है। ये अर्थ जो है ना, ये अपने अक्ष में भी घूमता है और ये सूरज का चक्कर लगाता है पूरा का पूरा, क्लियर। और ये चांद है, ये चांद जो है ना, मून पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ठीक है। और जब मून जो है जैसे सैयारा है ना, प्लानेट जो है, एक प्लानेट, जैसे हम जिस प्लानेट पे रहते हैं, चांद एक अलग है, सूरज है, तो एक प्लानेट यानी जिसे सैयारा कहते हैं, यानी शैडो, छाया। जैसे मैं आपको देख रहा हूं, अभी आप मुझे देख रहे हो और इस बीच में कोई और चीज आएगा तो आप क्या मुझे देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। तो एक चीजों का हम सूरज ग्रहण किसे कहते हैं, यानी एक प्लानेट का दूसरे प्लानेट पे शैडो पड़ जाना, छाया पड़ जाने को हम सूरज ग्रहण कहते हैं। देखिए सूर्य की रोशनी, पूरा का पूरा प्रकाश जो होता है वो पृथ्वी पर आता है, पूरा प्रकाश पृथ्वी पर आता रहता है। इस बीच में क्या करता है, चांद जो होता है वो पृथ्वी का यानी अर्थ का चक्कर लगाता रहता है, और अर्थ का चक्कर लगाते लगाते इस बीच में पहुंच जाता है, और सूर्य की प्रकाश की रोशनी जब पृथ्वी पर डायरेक्ट जाती रहती है तो उस बीच में चांद आ जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सूरज ग्रहण। अब चांद मान लेते हैं, हम अभी आपको बताते हैं। देखिए ये सन है, ये अर्थ है, पृथ्वी मून ऐसे ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है। ये चलते 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 गया, यहाँ आया, यहाँ आया, आधा पे आया, यानी यहाँ सूर्य की रोशनी पूरी जा रही थी और यहाँ पर चांद आ गया। तो चांद आधे पर आया तो आधा रोशनी पड़ेगा ना, तो उसको हम जज़वी कहेंगे, यानी थोड़ी सी रोशनी। ये चांद है, अभी यहाँ देखिए आप, ये चांद घूम रहा है, चक्कर काट रहा है, यहाँ पर आया तो पूरा सूरज तो आ रहा था पृथ्वी पर, लेकिन ये थोड़ा आया तो थोड़ी सी रोशनी, आते आते धीरे 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 पूरे पर सेंटर पर ये हावी हो गया। तो अब जो सूर्य से प्रकाश निकल के डायरेक्ट पृथ्वी पर आ रहा था वो डायरेक्ट ना आकर के बीच में रुक जाएगा और सूरज जो होगा वो मध्यम हो जाएगा, काला हो जाएगा, तो लोग कहेंगे कि सूरज ग्रहण हो गया। और ये जहाँ जिस देश में जिस जगह पर ये पूर्ण रूप से यानी पूरा का पूरा जज़वी मुकम्मल तौर पर हो जाएगा तो वो मुकम्मल सूरज ग्रहण हो जाएगा। तो थोड़ा सा आने पर चांद का सूरज और पृथ्वी के बीच में उसको हम जज़वी कहते हैं, और पूरा का पूरा आ जाने पर मुकम्मल सूरज ग्रहण कहते हैं। तो आपको पता चल गया कि पृथ्वी जो है वो सूरज का चक्कर काटती है और चांद जो है वो पृथ्वी का चक्कर काटती है। चक्कर सन, धूप और जमीन के बीच में, सूरज और
पृथ्वी के बीच में चक्कर काटते काटते जब चांद दोनों के बीच में आ जाता है तो उसको हम सूरज ग्रहण कहते हैं। अच्छे से समझ में आ गया होगा तो यहाँ पर आप कमेंट कर दोगे सर मुझे समझ में आ गया। अब हम आपको सूरज ग्रहण तो बता दिए, अब हम आपको बताते हैं कि चांद ग्रहण कैसे लगता है। चांद ग्रहण के बारे में भी जान लीजिए, इसको फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप भी कहीं एक्सप्लेन कर सको। तो चलिए अब हम जानते हैं चांद ग्रहण यानी लूनर इक्लिप्स किसे कहते हैं। देखिए सेम है, थोड़ा सा फर्क है। ये धूप सन है आपका, ये अर्थ है, ये मून है। अब भी जो है वो अर्थ सूर्य का चक्कर लगा रहा है और मून जो था, चांद जो था वो पृथ्वी का चक्कर लगाता। अब इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा फर्क है कि जब पृथ्वी तो अपने धुरी पर है और सूर्य का चक्कर लगाती रहती है। चांद जो होता है, मून जो होता है वो अर्थ का चक्कर लगाता रहता है और चक्कर लगाते लगाते यहाँ से गुजर करके जो पृथ्वी के आमने सामने आ जाता है, तब क्या होता है कि ये सूर्य की रोशनी जो होती है वो डायरेक्ट जहाँ जाने वाली होती है वहाँ नहीं जाती है, रुक जाता है। यानी यहाँ पर सूर्य की रोशनी यहाँ पर आने लगता है, पृथ्वी उसको रोक लेता है। अब क्या होगा, सूर्य की रोशनी मून पर नहीं जा पाएगी, तो ऐसी परिस्थिति में क्या हो जाता है, ये आपका चांद ग्रहण लग जाता है। फिर से समझिए, अर्थ पृथ्वी जो होता है वो सूर्य का चक्कर लगाती है और मून जो होता है वो अर्थ का चक्कर लगाता है। तो जब मून जो होता है ना, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है और चक्कर लगाते हुए देखो एक चीज आपको पता है कि मून के पास अपनी रोशनी, अपना प्रकाश नहीं है, सूर्य से प्रकाश मिलता है, ठीक है। तो जब भी मून चक्कर लगाता रहता है अर्थ का, और चक्कर लगाते लगाते जब पृथ्वी के इस ओर सेंटर में आ जाता है और प्रकाश की रोशनी जो होती है वो पृथ्वी रोक लेती है, प्रकाश की रोशनी को पृथ्वी रोक लेती है, इस पे न जा पाता है, तो वो क्या हो जाता है, तब हम चांद ग्रहण कहते हैं। क्लियर है? तो आपको सूर्य ग्रहण, चांद ग्रहण दोनों समझ में आ गया है ना। सूरज ग्रहण को हम सोलर इक्लिप्स कहते हैं, चांद ग्रहण को लूनर इक्लिप्स कहते हैं। सूरज ग्रहण कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का, जज़वी सूरज ग्रहण और मुकम्मल सूरज ग्रहण। चांद ग्रहण समझ में आ गया। अब हम आपको बताते हैं कि 2009 में जो सबसे बड़ा सूरज ग्रहण लगा था, और यहाँ नासा, हाँ, जर्मनी, इंग्लैंड के बड़े बड़े साइंसदान आए थे, उसके बारे में हम बताते हैं। तो चलिए इसको भी फटाक से आप इस चीज़ को। दोस्तों अब हम जानते हैं कि 2009 का सूरज ग्रहण कैसा था। देखिए सूरज ग्रहण आप लोगों ने भी लगते हुए देखा होगा कि सूरज ग्रहण लगता है, सूरज ग्रहण कैसा होता है। कई बार आपने चांद ग्रहण देखा होगा, लेकिन ये जो 2009 के सूरज ग्रहण का मुजस्समा था, यूं कह लें कि मतलब एक अद्भुत चीज़ें थी, एक तिलस्म था, जादू था। लोगों के अंदर एक पेचीदगी सी आ गई थी, उलझन में पड़े हुए थे। तो इसको हम पढ़ते, देखिए 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण 22 जुलाई 2009 को लगा था। तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण कब लगा था। तो आपको याद रखना है 22 जुलाई 2009 को सबसे बड़ा सूरज ग्रहण लगा था। और इस सूरज ग्रहण में, ये जो सूरज ग्रहण था एकदम तजस्सुस का मौका था। अमेरिका का साइंसी इदारा नासा के एक साइंसदान जे एडरसन, क्या नाम था, अमेरिकी साइंसी इदारा नासा के एक साइंसदान जो थे जिसका नाम था जे एडरसन, जो 20 सालों से तहकीक 2008 में, यानी जो 2009 में जो होने वाला था, साइंस मतलब कि जो सूरज ग्रहण होने वाला था, जे एडरसन जो 20 सालों से, यानी पिछले 2009 में होने वाले सूरज ग्रहण के लिए पिछले 20 सालों से तहकीक यानी रिसर्च करते आ रहे हैं, और 2008 में 200 सफ़ात में तफसील रिपोर्ट पेश किया, और पिछले 20 सालों से 2009 के सूरज ग्रहण को देखने के लिए रिसर्च किया। और 2008 में, कब, 2008 में 200 सिफ़ात यानी 200 पेज में तफसील रिपोर्ट पेश की, और फिर 200 पेजों में एक विस्तार से एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वो एक रिपोर्ट पेश किया और मुनासिब तरीन मकाम तरेगना बताया। यानी कि जो जे एडरसन थे वो 2009 के सूरज ग्रहण को देखने के लिए पिछले 20 सालों से इंतज़ार कर रहे थे, और 2008 में आकर के उन्होंने 200 पेज में एक रिपोर्ट तैयार किया, और वो रिपोर्ट में बताया कि सबसे अच्छा जगह जो होगा 2009 के सूरज ग्रहण को देखने के लिए वो मकाम तरेगना होगा। क्या होगा? तरेगना, जो कि हमारे बिहार की पवित्र भूमि है, एक पाक सार सरजमी है। उस मकाम को पूरी दुनिया के लोग जान गए, किसके बदौलत? आर्यभट्ट के बदौलत। वो आर्यभट्ट बिहार के ही लाल थे। तो किस जगह को चुना गया 2008 में? मकाम, अहम तरीन मकाम जो था वो तरेगना बताया गया।
तरेगना के बारे में एक खूबी मैंने बताई है कि तरेगना को इसीलिए चुना गया कि जब आर्यभट्ट वहाँ बैठ करके अपने रिसर्च किया करते थे, तो वहाँ पर जो तरेगना जगह है वहाँ पर बादलों के लगने का इम्कान कम होता है, वहाँ का मौसम पूरा का पूरा साफ शफाफ होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर उस जगह को चुना गया। वहाँ हमेशा मौसम साफ होता है और आसमान की चीज़ों को हम साफ से देख सकते हैं, जिसकी वजह से तरेगना को चुना गया था। अब कह रहा है कि जुलाई 2009 के पूरे महीने में, यानी जब 2009 का वक्त आ गया और जुलाई के महीने में, पूरे महीने में मुल्की गैर मुल्की अखबार में, यानी मुल्क का अखबार हो या गैर मुल्क का अखबार हो, पूरे अखबारों में सिर्फ और सिर्फ तरेगना की बातें। और 2009 का सूरज ग्रहण जो है वो तरेगना में देखा जाएगा, क्योंकि पहले 200 सफ़ात में 2008 में रिपोर्ट पेश कर दी। पूरे मुल्क में बिहार और बिहार की राजधानी पटना का जिक्र होने लगा। पूरे आलमी सतह पर, मुल्क ही नहीं गैर मुल्की सतह पर पूरी दुनिया में फैल गया। मुल्क और गैर मुल्क के साइंसदां, अपने मुल्क के और गैर मुल्क के साइंसदां जितने भी थे, जुलाई 2009 को बिहार की राजधानी पटना पहुंचने लगे। अब ये इस तरीके का मौका था, क्योंकि इस तरीके का चांद सूरज ग्रहण जो होता है वो देखने को नहीं मिलता है। हम आप लोगों के लिए वो उतनी तजस्सुस की चीज़ें नहीं होगी, लेकिन जो साइंसदान हैं, जानते हैं पढ़े लिखे लोग कि भाई ये चीज़ें हमें दोबारा नहीं मिलेगी, इसकी कद्र करते हैं और उसको देखने के लिए लोग पटना, बिहार की राजधानी पटना पहुंच गए। धीरे धीरे राजधानी पटना पहुंचने लगे और अमेरिका और इसरो जैसे साइंसी तहकीकी इदारा से साइंसदान और पोलैंड के साइंसदान भी पहुंच गए। यानी कि अब जो अमेरिका के बड़े साइंसदान हैं, तो अमेरिका और इसरो के साइंसदान भी तहकीकी इदारा, यानी इसरो के रिसर्च सेंटर से, तहकीकी इदारे से साइंसदान और पोलैंड के साइंसदान भी यहाँ पहुँचने लगे। देखो बड़े बड़े मुल्कों से कहाँ पहुँचने लगे, हमारे बिहार की सरजमीन पर पहुँच लगे, चूँकि इससे अच्छा मकाम कोई हो ही नहीं सकता था जहाँ पर हम इतने बड़े सूरज ग्रहण का मुआयना कर सके, दीदार कर सकें। यहाँ तक के नैनीताल के, कहाँ, नैनीताल, यहाँ तक के नैनीताल के रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंसदान भी पहुँचे। नैनीताल का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ के भी तमाम साइंसदान पहुँचने लगे। अब पूरे मुल्क में तजस्सुस का मौका, और वहाँ पर जो भी तरेगना के नज़दीक में जो भी जगह था, सारे जगहों को बिहार सरकार के द्वारा वहाँ पर आने वाले मेहमानों के लिए दे दिया गया कि यहाँ पर आने वाले टोटल मेहमान रहेंगे, और लोग काफ़ी तादाद में जाकर के वहाँ पर जमा हो रहे थे। कह रहे हजार, हाँ यहाँ थे, साइंसदान भी पहुँचे, हजारों की तादाद में आलिम लोग भी यहाँ, ख़ास किस्म का चश्मा आलम लिखा गया यहाँ पर। अब क्या था कि वहाँ पर बहुत सारे लोग पहुँच गए। अब सबको इंतज़ार था कि वो लम्हा, वो घड़ी कब आए जो कि उस हम सूरज ग्रहण को देख सकें। बहुत सारे लोगों में बेताबी थी, बेचैनी थी कि कब आए, और हज़ारों की तादाद में आम लोग, साधारण लोग भी ख़ास किस्म का चश्मा लगाए इंतज़ार कर रहे थे, चूँकि हम सूरज ग्रहण को अपनी नॉर्मल नंगी आँखों से नहीं देख सकते। उसमें बहुत सारे चीज़, मतलब कि उसमें ऐसी किरणें होती है जो हमारे आँखों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, जिसकी वजह से सूरज ग्रहण को हम ख़ास किस्म का चश्मा लगा करके देखते हैं तो हमें नुकसान कम होता है। आम लोग भी एक तरीके का चश्मा पहन करके आए थे, और वो लोग उस मुजस्समा को देखने के लिए बेताब थे और इंतज़ार में थे। लेकिन इतनी बेसब्री, इतनी इंतज़ार के बाद वो 2009 का वो लम्हा आ ही गया, और सुबह 5:29:58 का वो लम्हा आ ही गया, जिस लम्हे का लोगों को इंतज़ार था कि सूरज ग्रहण देखेंगे। लेकिन सुबह 5:29:58 का ये लम्हा आ ही गया कि अचानक से पूरा का पूरा मौसम अब्र आलूद कह सकते हैं हम उसको, अंधेरा छा गया। उस मौसम को कोई, मतलब पूरा का पूरा पूर्ण रूप से अंधेरा छा गया चारों तरफ। सुबह का 5 बजे का समय, लोग बाहर निकले हुए थे, 5:29 यानी 5:30-6 के करीब है, लोग बाहर निकले हुए थे। लोग हैरान हो गए कि ये क्या हो गया। पूरे पटना की सरजमी ही नहीं, पूरे लगभग पूरे बिहार के, यहाँ बिहार के हिस्सों में एकदम अंधेरा सा छा गया। इंसान
हैरान में पड़ गए, ये क्या हो गया। जानवर जो अभी सुबह से, चरिंदे परिंदे जो सुबह घर निकले ही थे, वे लोग परेशान हो गए, गाय बैल भैंस सबकी, भाई ये अंधेरा कहाँ से आ गया। जो जहाँ था वहीं से हम गया, डर गया, पूरा आसमान काला हो गया, अंधेरा हो गया। और जे एडरसन या अमेरिका, नासा, जहाँ के साइंसदान थे, सबके किए हुई उम्मीदों पर पानी फिर गया और 2009 के सूरज ग्रहण को कोई देख नहीं पाए, चूंकि अंधेरा छा गया था। कहते हैं ना कि अल्लाह चाह ले, अगर ईश्वर चाह ले तो कुछ नामुमकिन, वो जो चाहे कर सकता है। लोग इतने बेताब थे, बेचैन थे। और वो 2009 का सूरज ग्रहण जो था वो कब आया था, याद रखना, 5:29 का लम्हा आ गया और वहाँ पर पूरा अब्र आलूद हो जाता है, मौसम पूरा ख़राब हो जाता है और बहुत सारे लोग वहाँ पर उस सूरज ग्रहण को नहीं देख पाते हैं और ये मामला ख़त्म हो जाता है। अब ऐसे सूरज ग्रहण को देखने के लिए, यानी वापस देखने के लिए 123 सालों का इंतजार करना पड़ेगा। यानी कि 2009 जैसे सूरज ग्रहण को हम दोबारा देखना चाहें तो हमें उसके लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें 123 सालों का इंतजार करना पड़ेगा। अब बताओ, जो 2009 में था, क्या वो 123 साल के बाद जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता। तो आने वाले लोग देखने का मौका है, आप लोग भी शायद ही देख पाएं। तो आपको ऑब्जेक्टिव याद रखना होगा कि 2009 जैसे सूरज ग्रहण को देखने के लिए वो तरेगना का मकाम जो था वो 127 साल आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। और बिहार की वो सरजमी तरेगना 1500 साल बाद एक बार फिर से चर्चा में होकर पूरे मुल्क के लोग उन्हें, उस जगह को, उस मकाम को जानने लगे और यहाँ पर आर्यभट्ट और तरेगना का पूरा कहानी ख़त्म हो जाता है। ये बहुत एक साइंस से रिलेटेड चीज़ें थी और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। सूरज ग्रहण के बारे में, चांद ग्रहण के बारे में, सूरज ग्रहण कैसे लगा, आर्यभट्ट के बारे में, और फिर 2009 के सूरज ग्रहण के बारे में आप अपने जो घर में बड़े हैं उनसे पूछेंगे तो कहेंगे कि हाँ 2009 में ऐसा सूरज ग्रहण लगा था। हम लोगों ने थोड़ा बहुत देखा था, कम उम्री थी तो उतना अच्छे से याद नहीं है। तो वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें पूरी जानकारी मिली तो कमेंट में कर दें, और मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और आपका उर्दू का क्लास अब बहुत जल्द चलेगा, तो आप लोग वीडियो को शेयर कर देंगे। और वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दीजिए अपने हसन सर को इजाज़त, मिलते हैं हम अगले क्लास में इसी हंसी खुशी और मस्ती के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।